बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। नाज़रीन, कोरोना वायरस की मुल्क में सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। मजमूई तौर पर मुतासर अफराद की तादाद 85,262 हो गई है और चीन जहां से ये बीमारी फूटी थी वहां से मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है। वहां पर 83,022 मरीज थे और हमारे अब 85,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में जो लोग इससे मुतासिर हुए उनका में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 4,688 लोग इससे मुतासिर हुए और 82 अफराद लुक्मे अजल बने और अब तक 1770 अफराद जो हैं वफात पा चुके हैं। बिलाशुबा इस मोलिक वायरस ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर किया है। अगर यूं कहा जाए तो मुबालगा राय नहीं होगी कि जिंदगी और जो मामूलात जिंदगी हैं वो ठप होकर रह गई हैं। एक शोबा जिसने इसको सबसे ज्यादा मुतासिर इससे हो रहा है वो तालीमी हमारा शोबा है। पाकिस्तान में 15 मार्च के बाद से अब तक जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो बिल्कुल मुअत्तल हैं और ऑफ लेट ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। लेकिन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में हर बच्चा, हर फैमिली ऑनलाइन सहूलत से मुस्तफीद नहीं हो सकता। क्लासरूम इन्वायरमेंट नहीं होता। फिर जो बच्चों की क्लासेस के एकेडमिक ईयर है वो मुकम्मल हो गया और उनको अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया गया। इस पर भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ आरा सामने आई, तो हमने सोचा क्यों ना आज अपने खसूसी सेगमेंट किया जाए कि कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन है, जो तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, इसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं, चाहे वो तलबा हैं, चाहे वो इनके वालदैन हैं, चाहे वो असातिज़ा हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हैं या फिर वो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स, और सबसे बढ़कर हमारी यूनिवर्सिटियां जहां आला तालीम दी जाती है वहां पर ऑनलाइन क्लासेस और एग्जाम्स की तो बात की गई है। लेकिन हमने देखा कि स्टूडेंट्स का यह कहना है कि उनकी चूंकि क्लासेस नहीं हुई तो जो सेमेस्टर फीस है उसे न लिया जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ और इश्यूज है जिनको आज हम हाईलाइट करेंगे और इसके लिए सबसे पहले तो हमने एक वीडियो पैकेज तैयार किया। हमारी रिपोर्ट तरतीब दी है हमारे नुमाइंदे वसीम बलोच ने। हम वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे, खसूसी गुफ्तगू करेंगे। चूंकि अब ये तालीम सूबाई सब्जेक्ट हो गई है तो हमने सूबाई वज़रा को दावत दी है और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह वो इस चैलेंज से नबर्द आजमा होंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेने से कबल हम जो है वो आपको जो हमने तालीमी रिपोर्ट तैयार की है मुल्क में मजमूई सूरत हाल के हवाले से वो रिपोर्ट दिखाएंगे। उसके बाद ब्रेक लेंगे, दोबारा लौट के आएंगे और अपनी खसूसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना वबा के पेश नज़र तालीमी इदारे एहतियाती तौर पर बंद हैं। इसके तहत वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारों को 15 जुलाई तक ताहाल बंद करने का फैसला किया और तालीमी इदारों की बंदिश के दौरान पाकिस्तान टेलीविजन के तवस्सुत से टेली तालीम का इनकलाबी कदम उठाते हुए टेली स्कूल का आगाज़ किया। जबकि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का भी सिलसिला जारी है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी मसले को एड्रेस किया जाता है। जब ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से तालीम दी जाती है तो वो उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। चाइनीज़ प्रोवर्ब है ना कि अ पिक्चर इज़ मोर पावरफुल दैन 1,000 वर्ड्स। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर जब आप बच्चा स्क्रीन के ऊपर एक चीज़ होती हुई देखता है, उसकी मिसालें उसे वीडियो की सूरत में दिखाई जाती हैं। क्लासरूम के अंदर जो इश्यूज़ आते हैं वो बोर्ड के ऊपर उसको एड्रेस किए जाते हैं और टीचर जो है वो एग्जांपल्स के साथ उन चीज़ों को क्लियर करता है। सवाल ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम से मुल्क के तूल व अर्ज़ में कितने तलबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और तलबा और असातिज़ा के रवाबित की नौयत कितनी मुअस्सर है। हुकूमत की कोशिशों के बावजूद वालिदैन और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। स्कूल ओपन होने चाहिए क्योंकि बच्चों की तालीम में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इनको कम अज़ कम इतना हो कि एक चेयर का फासला होना चाहिए और स्कूल ओपन होने चाहिए। बच्चे घर में बैठ के ना ही सही पढ़ सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं। इनकी तालीम में बहुत असर पड़ रहा है इन्हें। मेरा बच्चा है वो प्ले ग्रुप में है, ठीक है। जो पहले था मतलब ये जो गैप हुआ है इसमें मतलब काफ़ी कुछ वो भूल गया है, ठीक है। तो उसके लिहाज से फिर खैर स्कूलों ने कोई अटैचमेंट रखी तो है, जैसे कि मतलब वो अपने सिलेबस वगैरह व्हाट्सएप वगैरह हमें शेयर कर देते हैं, उस लिहाज से हम तैयारी करा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह रेगुलर स्कूल बंदा जाता है, ठीक है, तो वो एक अलग से पढ़ाई होती है। घर में जो पेरेंट्स कराते हैं वो अलग से पढ़ाई है। 3-3.5 माह से लगा हुआ है लॉकडाउन, ठीक है। और जो कुछ याद था उस सब पीछे भूलता ही जा रहा है, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस ही कह लेंगे, बस टोटली कह लेंगे आप घंटे की क्लास है, उसके बाद क्या एक्टिविटी है, कोई एक्टिविटी नहीं है। अपना नॉर्मल रूटीन में जो आप काम कर रही है वही है, ठीक है ना। वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं आपने क्या याद किया क्या याद नहीं किया।
बगैर आपको पता एग्ज़ाम दिए हुए प्रमोट हो जाना है, तो ये तो बिल्कुल ही ज़्यादती है ना। ज़्यादती से मुराद ये है कि तालीम का एक वो म्यार रहा ही नहीं है। जो बेचारा मैट्रिक में 3rd डिवीज़न भी नहीं होती थी, वो इस वक्त जनाब साहब 11 में चला गया, कॉलेज में चला गया, तो उसका आगे बताया कि आगे वो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाके करेगा क्या। मेरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट है मेरी, बल्कि 22 करोड़ आवाम की रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने बाकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबों में या मतलब है जनाब ज़िला इस्लामाबाद के अंदर शॉपिंग वगैरह खोली हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह खुल चुकी हैं सुबह, तो इस तरह स्कूल जो है हमारे वो तालीमी इदारे जो हैं वो भी खुलने चाहिए। उनके अंदर अगर एक तरीकाकार ये रखें कि अगर एक दिन एक बच्चा आज जा रहा है तो उस बच्चे को कहें कि कल ना आए, परसों आ जाए, तरसों, इस तरह करके ताकि कम से कम जो बच्चे अपने घरों में बैठे हुए हैं या मतलब बच्चे एक किस्म के नाकारा हो चुके हैं, बिल्कुल हमारी जो तालीम है वो तबाह हो चुकी है। घर बैठे तुलबा के लिए IT के जरिए तालीम खुशाइंद है, लेकिन असल सवाल ये है कि तालीमी इदारे कब फ़ाल होंगे, जबकि कोरोना कब ख़त्म होगा। ज़रूरत इस अम्र की है कि ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए कि जिसमें फ़ाल तालीमी निज़ाम भी चले और कोरोना से बचाव भी मुमकिन हो सके। जी नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, बल्कि रिपोर्ट देखी वसीम बलोच की। मैं तारुफ कराता चलूँ, हमें सूबाई वज़ीर तालीम सेनेटर सईद गनी ने ज्वाइन किया है। हमें सेनेटर सईद गनी साहब ने ज्वाइन किया है, सूबाई वज़ीर तालीम। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे चूँकि फ़ेस टू फेस आज इंटरेक्शन हो रही है, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी, कोरोना को आपने डिफीट किया था, अगरचे आप एसिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है उसके साइकोलॉजिकल प्रेशर्स भी होते हैं, आपने उसको शिकस्त दी। रिपोर्ट आपने देखी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, तालीमी निज़ाम को भी फाल रखना है और कोरोना वायरस से भी बचना है, समाजी फासला भी बरकरार रखना है, कैसे तवाज़न आप बरकरार रखेंगे कि तालीमी सरगर्मियां चूंकि मुअत्तल है, और आपने सुना कि पेरेंट्स और बच्चे भी कह रहे हैं, और हमारे भी चूंकि आप बच्चे हैं, आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, स्कूल गोइंग होंगे, घर में बैठे बैठे जंग सा लग रहा है, तो क्या हल निकाला है सूबा सिंध ने, आपकी वजारत ने? क्योंकि आपकी वजारत से मुतल्लिक प्राइवेट चैनल्स के मैं बयानात पढ़ रहा था, वो तो कह रहे थे प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सिंध के हम 15 जून से हर सूरत में खोलने जा रहे हैं स्कूल, तो कुछ बताएंगे पीटीवी न्यूज़ के व्यूअर्स को? देखें, एक तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो बच्चे स्कूलों में जाकर क्लासेस में जाकर तालीम हासिल करते हैं उसका कोई नैमुल बदल नहीं है। मतलब हम अगर मजबूरी में स्कूल बंद करने पर आ गए हैं और हालात ऐसे हो गए कि हमें स्कूल बंद करने पड़ गए, तो उसकी कोई नैमुल बदल नहीं है कि हम कोई और रास्ता इख्तियार कर लें तो बच्चों को उसी तरह से, उसी माहौल में, उसी अंदाज में तालीम हासिल हो सके। अब जो कुछ भी हम इकदाम कर रहे हैं वो बहालत मजबूरी कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों का जो डिस्कनेक्ट है तालीम के साथ वो ज़्यादा तवील ना हो, और जितना नुकसान उनको हो चुका है लेकिन उससे मज़ीद नुकसान ना हो, और किसी तरह से हम वो रिकवर कर जाएं जो बच्चों की तालीम के नुकसान हो चुके हैं। अब इस वक्त जो हालात हैं आज भी हमारे मुल्क में, आपने खुद आगाज़ में बताया कि पहले शायद कुछ टेस्ट, कुछ जो है वो पेशेंट रोज़ाना आते थे, फिर वो दर्जनों में हुए, फिर वो सैकड़ों हुए, अब रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जो है वो पेशेंट्स जो है वो नए सामने आ रहे हैं, और बड़ी तेज़ी से ये वायरस हमारे मुल्क में इस वक्त फैलता जा रहा है। अब इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि जब हम देख भी रहे हैं कि वज़ीर आज़म भी अब ये कहने पर मजबूर हैं कि जी आप SOPs पर अमल करें वरना हम सख्ती करेंगे, तमाम सूबाई हुकूमतें भी कह रही हैं, और किन को कह रही हैं? उन लोगों को कह रहे हैं जो बालिग हैं, बाशऊर हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम तमाम ये इकदाम करने के बावजूद भी लोगों को इस बात पर कन्विंस करने में नाकाम हो चुके हैं कि वो कोरोना से बचने के लिए हिफाजती इकदाम हैं वो करें। अब इन हालात में बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हम उनको स्कूल भेज दें, कुछ SOPs बना लें तो वो उनको फॉलो कर लेंगे? मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं कर सकते, नामुमकिन सी बात है। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हम अपने बच्चों की सेहत पर कोई कंप्रोमाइज़ करें या उनकी ज़िंदगी जो है उसको हम ख़तरे में डालें, लेकिन उसके साथ साथ हमने तालीम को जारी रखने के इकदाम भी करने हैं। आपने सिंध हुकूमत के मुतालिक पूछा, तो हमने कुछ अर्सा पहले तो कॉलेज की सतह पर एक YouTube चैनल जो है अपना वो लॉन्च किया, और उसमें हमारे मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, लेक्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो अपने लेक्चर्स अपलोड करते हैं, और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको देख रहे होते हैं, उससे तालीम हासिल करते हैं। ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये नैमुल बदल नहीं है कॉलेज का जी। हमने अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले एक ऐप लॉन्च की है सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के नाम से, और उस ऐप में KG से लेकर 5वीं जमात तक के बच्चों के लिए 4 सब्जेक्ट्स हैं। उसमें उर्दू है, अंग्रेजी है, मैथमेटिक्स है और साइंस है।
یہ بھی 3 لینگویجز میں ہے، اردو میں، سندھی میں اور انگریزی میں. تو یہ ایک بچوں کو ہم نے الٹرنیٹ ایک آپشن دیا ہے کہ وہ اس پہ جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم مائکروسافٹ کے ساتھ انگیج ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور ان کے ذریعے ہم ایک ویڈیو لنک کے ذریعے کلاسز جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں جس میں ماسٹر ٹرینرز کو ہم ٹرین کر رہے ہیں اور ہمارے جب ٹیچرز ٹرین ہو جائیں گے تو فردر آگے ہم ٹریننگ پھیلائیں گے اور ہمارے تمام جو ٹیچرز ہیں وہ ٹرین ہو جائیں گے اور وہ اپنے اسکولوں میں جائیں گے اور وہاں وہ کلاسز کریں گے، لیکن بچے کلاسز میں نہیں ہوں گے اور وہ بچے گھروں سے جن کے پاس جو اب یہ فیسلٹیز بتائے ہیں گا اس کہ کے آپ نے مطابق بتایا کہ کام یہ کریں. آپ لوگوں نے انتظامات کی اور ظاہر بات ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتا. جو سکولز ہیں اسپیشلی پرائیویٹ سکولز ان کے ساتھ کوئی آپ کی میٹنگ ہوئی ہے؟ وہ جو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو خرچے ہیں اخراجات وہ نہیں پورے ہو رہے، اساتذہ کی جو تنخواہیں ہیں اور جو ان کی بلڈنگز کے ان کے انہوں نے کرائے دینے ہوتے ہیں، اور 15 جون سے انہوں نے کہا کہ ہم کھولنے جائیں گے. کوئی ایسی میٹنگ کال کی ہے سعید غنی صاحب آپ نے تاکہ کوئی بہتر طور پہ اس چیز کا حل نکل سکے؟ میں صرف 1 منٹ آپ کو اور لوں گا پھر آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. ہم نے جو اور کام آگے ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم کیبل پہ ایک ٹی وی چینل شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں اور ہم جو اپنا موبائل فون کمپنیز ہیں ہم ان سے رابطے میں ہیں تاکہ جو اس کی ریچ ہے انٹرنیٹ کی اس کو بڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایف ایم ریڈیو کے ذریعے بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے ان ایریاز میں جہاں پر بچوں کے پاس یہ سہولیات انٹرنیٹ کی موجود نہیں ہے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں تو نے بھی مختلف ماڈلز ہیں پاکستان جس پر ہم ٹیلی کام کر رہے ویژن ہیں. نے بھی ٹیلی اسکول کھولا ہے، اس سے بھی جی آپ جی جی وہ بالکل ہے. جی نہیں اس سے تو بہت آلریڈی ہے نا، اس کو تو لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے صوبے میں ذرا ڈفرنٹ کیریکولم ہے. ہمارے یہاں سندھی لینگویج کے جو ہے وہ میڈیم آف ایجوکیشن سندھی بھی ہے، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ڈفرینٹلی ایک فیسلٹی لوگوں کو دینی ہے، تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اب جو بات آپ نے پوچھی ہے، ہمیں اسکولز کے جو پرابلمز ہیں اس کا احساس ہے اور میں نے جتنی پریس کانفرنسز کی ہیں جب بھی میڈیا سے انٹریکٹ کیا ہے میں نے ہمیشہ پیرنٹس سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس ادا کریں. اچھا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جب ہم اسکولوں کو پابند کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیچرز کو تنخواہیں دیں تو ظاہر ہے وہ کہاں سے دیں گے، یہی ان کی انکم ہوتی ہے، یہیں سے وہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اور وہ آگے پے کرتے ہیں ٹیچرز کو. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اور جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، کرایہ ان کو دینا ہوتا ہے، بجلی گیس کے بل ان کو دینے ہوتے ہیں، تو وہ سارے اخراجات پورے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیرنٹس اپنی فیس ادا کرائیں. اچھا اب اس میں ایک پرابلم یہ آ رہا ہے کہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول بند ہے تو ہم کیوں جو ہے وہ فیس ادا کریں. اب اگر یہ سوچ زیادہ آگے جائے گی تو اس سے نقصان ہی ہوگا کہ بہت سارے اسکول جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور جب اسکول بند ہو جائیں گے تو پھر الٹیمیٹلی جو نقصان ہوگا ان بچوں کا ہی ہوگا جنہوں نے اسکولوں میں جانا ہوتا ہے. تو ان اسکولوں کو دوبارہ ریوائیو کرنا ایک بہت مشکل کام ہوگا جو شاید کسی حکومت کے لیے بھی ناممکنات میں ہوگا. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسکول ہیں بند ہیں فی الحال وہ اسکول کسی نہ کسی طرح سے زندہ رہیں، وہ سروائیو کریں کرائسس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحت کے متعلق بھی ہم جو ہے جتنے کنسرن ہمارے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں تمام صوبوں میں یہ صورتحال ہے کہ ہم اس وقت بچوں کو الاؤ کریں گے جب ہمارے حالات کنٹرول میں ہوں گے اور ہمیں 100% یہ یقین ہوگا کہ اب اگر بچے اسکول میں جائیں گے تو اس وبا سے اس وائرس سے وہ محفوظ رہیں گے. اگر تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوگا تو کوئی اس کی اجازت نہیں دے گا. جو آپ نے پوچھا کہ ان کی میٹنگز کی بات ہے، جی بات چیت ہماری ہوتی ہے اور ہم نے سندھ میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے حکومت کی سطح پر، اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں اور صوبہ سندھ کی حکومت تعلیم کے حوالے سے جتنے فیصلے کرتی ہے اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے فورم پہ کرتی ہے. تو یہ کل بھی ہم نے ایک میٹنگ کی ہے اور ہم بڑے ریگولرلی ملتے رہتے ہیں، تو اس میں پرائیویٹ اسکولز کی مینجمنٹ کے نمائندے بھی موجود ہوتے ہیں. صحیح صاحب یہ مجھے بتائے گا کہ کچھ شفٹس کس تحت نہیں چلایا جا سکتا؟ جیسے آپ لوگوں نے اب کراچی میں انٹرا سٹی پبلک ٹرانسپورٹ کو الاؤ کر دیا ہے، تو کیا سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اگر ایک کلاس پہ 35 کی سٹرینتھ ہے، 35 کی جگہ 10 بچے ہوں یا مارننگ ایوننگ کی شفٹ ہو، کیا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں نکالا جا سکتا جس سے اسکول بھی چلے اور بچوں کو ذرا کلاس روم انوائرمنٹ بھی ملے؟ کیونکہ اب ان کا نیا ایکیڈیمک ایئر بھی شروع ہونے جا رہا ہے نا، تو اس حوالے سے بتائیے گا. انوار یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس قسم کے ڈیفرنٹ پروپوزلز ہمارے پاس آئے ہیں، مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ہم نے جو کل اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ کی تھی اس میں کمیٹی ہم نے بنائی ہے اور اس کمیٹی کو مختلف ٹاسک دیے، لیکن ایک کام اس کے ذمہ یہ بھی ہے کہ اگر کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اسکول کھولنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو وہ اسکول جب ہم کھولیں تو اس کے کیا ایس او پیز ہونے چاہیے اور کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ہم الاؤ کریں ان اسکولز کو تاکہ وہ چلا سکیں. تو وہ ابھی اپنا ایک پروپوزل بنائیں گے جس میں ہم نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نمائندے کو بھی رکھا ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے کو بھی رکھا ہے، یونیسیف کے نمائندے کو بھی رکھا ہے
प्राइवेट स्कूल्स की जो मैनेजमेंट की एसोसिएशंस हैं उनके नुमाइंदों को भी रखा है। तो कोशिश ये है कि हम कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लें कम से कम। मैं ये नहीं कहता हूं कि जिस दिन वो मैकेनिज्म बनकर आएगा तो स्कूल खोलने की इजाजत दे देंगे, लेकिन कम से कम एक तरीकेकार हम बना लेंगे, और उसके बाद जब हालात थोड़े इस काबिल हो जाएं कि हम कॉन्फिडेंट हों कि हाँ बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, तो हम जरूर ये कर देंगे। लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि हम सिर्फ इस बुनियाद पर कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो स्कूल बंद हो जाएंगे, हम बच्चों को नहीं भेजेंगे। हम बच्चों की सेहत पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जो मैं कह रहा हूं कि मुश्किल बात है कि स्कूल बंद हो जाएंगे और तकलीफ हमें होगी, लेकिन अगर स्कूल बंद हो जाते हैं और बच्चों की सेहत एक तरफ है तो हम बच्चों की सेहत के साथ जाएंगे, स्कूलों के साथ नहीं जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया सूबाई वज़ीर तालीम सेनेटर तो आप रहते ही हैं, अगरचे MP है, लेकिन वो कहते हैं सेनेटर इज ऑलवेज अ सेनेटर। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो सच के साथ के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, सूबाई वज़ीर तालीम सिंध हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो बच्चों की सेहत है वो उनकी अवलीन तरजीह है, लेकिन कॉन्टैक्ट में हैं स्कूल्स के साथ और मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। उन्होंने अपनी मेजर्स बताए सिंध हुकूमत ने, चाहे वो FM है, चाहे वो YouTube चैनल है, केबल पे वो जो है वो तालीम देने का बंदोबस्त कर रहे हैं, और PTV ने जो टेली स्कूल खोला है वो तो है ही है। हम अब सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब से भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो इस हवाले से क्या स्टेप्स उठा रहा है। मुराद राज साहब है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम मुराद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे बहुत हैं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुराद राज साहब, एक बहुत बड़ा कंसर्न है, आप भी फादर हैं, मैं खुद भी फादर हूँ, बच्चों की जो तालीमी सरगर्मी है वो मुअत्तल हुई हुई हैं और फॉर द राइट रीजंस हुई हुई हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चों को खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस उनमें फैले, क्योंकि ये क्लस्टर इसका बनता है और फिर इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। लेकिन चूंकि 15 मार्च से टुडे इज 4 जून, ये मामला इसी तरह है और आप लोगों ने जो कौमी राब्ता कमेटी ने कहा था कि ये 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। जून जुलाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोरोना की ग्रोथ बढ़ रही है और हमारे पास फिगर्स भी आ रहे हैं। क्या वाया मीडिया आप लोगों ने निकाला है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट एजुकेशनर्स हैं, गवर्नमेंट के एजुकेशन वाले जो असातिज़ा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वाया मीडिया और क्या हिकमत अमली कर रहे हैं कि इस पीरियड में तालीम किसी न किसी सूरत जारी रहे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले सब चीज़ें शुरू करने से पहले कि हम क्या क्या करें, मैं आपको ये बता दूं कि अगर एक साल के अंदर 2.5 महीने बच्चे स्कूल नहीं गए, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त तो समर वेकेशन वैसे ही शुरू हो चुकी हुई है, ठीक है जी। एंड 2.5 महीने टोटल बच्चे स्कूल नहीं गए। हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि बच्चों की जिंदगियां, टीचर्स की जिंदगियां, इनकी फैमिलीज की जिंदगियां। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं कि स्कूल खोलने की तो सिचुएशन में हम है ही नहीं इस वक्त, बिल्कुल। आपने भी देखा है पिछले 24 घंटे 48 घंटे पिछले हफ्ते के अंदर जो नंबर्स किस तरह एस्केलेट कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन नाउ टू द नेक्स्ट थिंग। अब हम बच्चों को, एक तो हमने टेली स्कूल भी चल रहा है, तालीम घर भी चल रहा है, जो कि हम चैनल्स के ऊपर रोज उनको वहां पे एजुकेशन मिल रही है, मगर मैं कहता हूं चलें सबको नहीं मिल रही, ठीक है। मेजॉरिटी के पास टीवी है, मेजॉरिटी के पास वहां पे ये लेसन्स जो हैं वो डिलीवर हो रहे हैं, मगर मैं समझता हूं ये क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है इन चीजों की, हम लोगों को टीवी से पढ़ने की आदत नहीं है, हमें ऑनलाइन लेसन्स की आदत नहीं है, ये एक ब्रांड न्यू चीज है और एकदम हमारे ऊपर आई है। इसके लिए आपको प्रेपरेशन करने का टाइम नहीं मिला, मगर हमने पहले से भी, हमने 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये सब कुछ तैयार किया और हमने चलाया इसको, जो कि अभी चल रहा है। मगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखें, अब हमने देखना है, इस वक्त भी हमारी टीम्स बैठी हुई हैं जो कि देख रही हैं SOPs के ऊपर कि जब हमने स्कूल खोलने हैं, जिस तरह कल मुझे किसी ने मिस कोट किया हुआ था एक अखबार के अंदर कि जी पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा तब तक स्कूल नहीं खोलेंगे जब तक कोविड-19 खत्म नहीं होगा। भाई कोविड-19 अब 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, इसका ये मतलब तो नहीं हम स्कूल बंद करके रख सकते। हमने सिर्फ देखना है कि इस वक्त पीक आ रही है और पीक हो रही है, सिचुएशन थोड़ी सी अंडर कंट्रोल आती है, SOPs बनाने हैं कि कौन सी क्लासेस को प्रायोरिटी दी जाए, किस तरह बुलाया जाए, कितने नंबर्स को बुलाया जाए, 2-2 शिफ्ट चलानी है, 3-3 शिफ्ट चलानी है, किस तरह करना है सब कुछ, उसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। बजाय कि हम एंड पे बैठे हों और कह रहे हो हाँ जी अब ये कर लें, अब वो कर लें, बिल्कुल भी नहीं। हम अभी से उसके ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे हम जुलाई में खोलें, अगस्त में खोलें, सितंबर में खोलें, जब भी खोलें, मगर हमारा उसके ऊपर पूरा प्लान इस वक्त बन रहा है। मुराद राज साहब, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको कैसे आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि बाज़ जो स्कूल्स हैं वह टीचर्स को भी हायर किया जाता है
اور بہت سے جو ہمارے اسکول ہیں ان کی اپنی بلڈنگ بھی نہیں ہوتی, وہ کرائے کی بلڈنگ میں جو انہوں نے اسکول کھولا ہوتا ہے. یہ سوال میں نے سعید غنی صاحب سے بھی پوچھا تھا. ظاہر بات ہے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ہماری جو پبلک سیکٹر اسکولنگ ہیں وہاں پر بہت بڑی تعداد ہے, لیکن فرینکلی اسپیکنگ, ٹو بی ویری آنیسٹ, سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میں یہ آپ سے کہوں گا کہ پرائیویٹ اسکولنگ میں بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں. تو اس آسپیکٹ کو کیسے آپ لوگ انشور کریں گے کہ وہاں جو ٹیچرز کی جاب سیکیورٹی ہے وہ بھی انشور رہے اور اسکول کی جو فائنینشیل وائبلٹی ہے وہ بھی انٹیکٹ رہے؟ دیکھیں میں آپ کو بڑی سمپل سا میتھ بتاتا ہوں جو کہ میں پرسوں اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتا چکا ہوں. جی. اگر ہم 2,000 روپے فیس والا اسکول لیتے ہیں, 2,000 روپے, ٹھیک ہے جی, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بالکل ہی میں لوئسٹ ٹو لو پہ آ گیا ہوں کہ 2,000 روپے فیس, اگر اس پرائیویٹ اسکول کے پاس 1,000 اسٹوڈنٹ ہے, جی, یہ 20 لاکھ روپے مہینے کا بن گیا. جی, ٹھیک ہے جی. آپ اگر 20 ٹیچر بھی رکھے ہوئے ہیں 15,000 روپے پہ, جو کہ آپ کو بھی پتا ہے 15,000 روپے کئی دفعہ دیتے ہیں اور میجورٹی نہیں دیتی ہے, 3 لاکھ روپے بن گیا ٹیچرز کا. 1 لاکھ روپے آپ رینٹ لگا دیں, 1 لاکھ روپے آپ یوٹیلیٹیز کا لگا دیں, جو کہ ان کا obviously آج کل بل 1 لاکھ روپے نہیں آ رہا. میں کہہ رہا ہوں 1 لاکھ روپے اور بھی آپ اوور ہیڈ کا لگا دیں, 6 لاکھ روپے یہ بل ہو گیا. ٹھیک ہے, 20 لاکھ روپے یہ مہینہ بنا رہے ہیں فیس سے اور 6 لاکھ روپے ایکسپینس ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پوری فیس کلیکٹ نہیں ہو رہی. میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ 50% سے ختم کر دیں. 10 لاکھ روپے ہو گیا جی فی کلیکشن. 10 لاکھ روپے میں سے بھی یہ 6 لاکھ روپے کے ایکسپینسز کر کے بھی 4 لاکھ روپے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں. اب یہ سمپل میتھ ہے, میں نے 2,000 روپے والی فیس کے سکول کے اوپر آپ کو بتایا اور آپ کو پتا ہے کہ پرائیویٹ سکول کیا فیسیں چارج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو دس از اے سمپل میتھ کہ وہ اپنی پوری تنخواہیں دے سکتے ہیں اپنے ٹیچرز کو. 15,000 روپیہ مہینہ جو کہ ایک 2,000 روپے والا سکول دے رہا ہے, جو کہ مجھے پتا ہے کافی جگہ نہیں دے رہے, میں اس کے اوپر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 لاکھ روپے ابھی بھی اونر کی جیب میں جا رہا ہے آفٹر پیئنگ آل دا ایکسپینسز کمپلیٹلی. اوکے ٹھیک ہے. اب سر یہ جو سیلیبس ہے, ظاہر بات ہے اس کو ایک نیا سال بھی شروع ہونا ہے اکیڈیمک ایئر, پروموشنز تو ہو گئی ہیں, آپ لوگوں نے کر دی ہیں, جو بورڈ کے ایگزامز تھے وہ بھی سارے منسوخ کر دیے گئے ہیں. ظاہر بات ہے لیے نہیں جا سکتے تھے. سیلیبس کوریج اور اکیڈیمک ایئر جو ہے اس کو بھی گیپ کو بھی فل کرنا ہے. میں دیکھ رہا تھا یورپ میں بھی چونکہ کرونا وائرس نے بہت وار کی ہے, وہاں پر بھی اسکول سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کھولنے کا سوچا جا رہا ہے. ان لائنز پہ بھی آپ کی کوئی میٹنگز ہوئی ہیں کہ جو طلباء ہیں ان کے جو تعلیمی سال میں حرج نہ ہو, یہ بھی ہمارا فوکس تو ہونا چاہیے نا مراد راز صاحب؟ بالکل 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 بالکل. دیکھیں جو اب یہ 2.5 مہینے ضائع ہو گئے, obviously we have to make up جب یہ کھلتے ہیں, مگر ہم نے میک اپ کرنے کے اندر یہ نہیں دیکھنا کہ ہم جو ایس او پیز بناتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے, باقی چیزوں کے, وہ ہم کی ان کے خلاف ایس او پیز کے خلاف نہیں جا سکیں گے جسٹ بیکاز وی وانٹ ٹو میک شور کہ سلیبس پورا ہو گیا. سو یہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑ رہی ہیں اس وقت تاکہ ہم اپنے بچوں کی جان سے نہ کھیلیں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں, آپ اپنے بچوں کو اس وقت اسکول بھیجیں گے؟ نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, میں نہیں بھیجوں گا. میں تو نہیں بھیجوں. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر میں اور آپ بھیجنے کے لیے اپنے بچے تیار نہیں ہیں تو ہم کسی اور کے بچوں کی زندگیاں کس طرح خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک. I mean, اور آپ نمبرز دیکھ لیں آج کل جو نمبرز اس طرح پیک کر رہے ہیں, I mean, we cannot even think about opening a school right now. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر بات ہے جو چھٹیاں ہماری یوزلی 14 اگست تک ہوتی ہیں, انشاءاللہ جون جولائی بہت کروشل منتھس کہلائے جا رہے ہیں, اگست پہ نارملسی کی طرف یا سچویشن بہتر ہوتی ہے, اللہ کرے یہ جو کرونا کے جو کرو ہے یہ فلیٹ ہو جائے, تو پھر کوئی غور و غوض کیا جا سکتا ہے کہ ایس او پیز کے ساتھ دوبارہ سکولنگ شروع کی جائے؟ بالکل, you're absolutely right. دیکھیں جس وقت ہمیں لگے گا نا کہ کرو تھوڑا فلیٹن ہو گیا ہے یا کرو تھوڑا نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا, سب سے پہلی تبھی تو ہم اس کے لیے پلانز ابھی سے بنا کے رکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک سچویشن اے بنتی ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے, سچویشن بی بنتی ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے. ہم کم از کم 3 آپشنز تیار کر کے رکھ رہے ہیں اس وقت کہ ایٹ واٹ ایور ٹائم واٹ ایور سچویشن, اگر اے بی سی میں سے کون سی سچویشن ہے اس کے لیے کیا ایس او پیز ہونے چاہیے اور ان کو فالو کر کے انشاءاللہ تعالی ہم کھول دیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ مراد راز صاحب, صوبائی وزیر
तालीम पंजाब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने भी इस अज़म का इजहार किया कि हम ज़रूर खोल देंगे स्कूल जब कोरोना वायरस की जो इम्पैक्ट है इसमें कमी वाक़या होगी। लेकिन इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग वो बात भी सही कर रहे थे कि कतई तौर पे कोई गुंजाइश नहीं है और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको भी मलूज़ खातिर रखा जा रहा है और जो स्टूडेंट्स का सिलेबस है उसकी कवरेज को भी देखा जा रहा है, उसके लिए भी प्लान्स बनाए जा रहे हैं। चूँकि अहम इशू है और हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन नौजवानों पर मुश्तमिल है, यंग पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो उनको जो उनके ये महीने हैं उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए क्या वो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस है जिसके तहत वो घरों में रहें, महफूज रहें, लेकिन तालीम के जेवर से भी अपने आप को आरास्ता करते चले। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेंगे। वक्फा लेने से कबल बल्कि हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ भी उसका आपको हवाला देते हुए फिर हम वक्फे पे चला जाएंगे और वो हमारा आज है 4 जून, यानी आज के दिन की मुनासबत से आपके इल्म में है कि आज जो है वो जो जारियत तर्ज अमल है, जो जारियाना तर्ज अमल है और उसका निशाना मासूम बच्चे बनते हैं, उससे आगाही का दिन है। और ये दिन 1982 से मनाया जा रहा है, 1982 से मनाया जा रहा है और ये उस वक्त से मनाया जा रहा है आज तक जब फ़लस्तीन और लबनानी बच्चों को इसराइल की काबिज़ फ़ौजें निशाना बनाती थी और मासूम बच्चों को आज भी निशाना बनाया जा रहा है। फ़लस्तीन में भी ये मामला ताहाल जारी है, लेकिन जो ज़्यादा ग्रेविटी है वो हम देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। जो भारतीय बर्बरियत है और जो भारतीय काबिज़ फ़ौजें हैं वो बिलखसूस निशाना बना रहे हैं छर्रे मार गनों से और नाबीना कर रहे हैं छोटे मासूम बच्चों को। तो आज ये दिन है, इस दिन की मुनासबत से हम गुफ्तगू भी करेंगे और हमने एक पैकेज भी तैयार किया है ताकि आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिल सके कि 4 जून के दिन की अहमियत क्या है और बच्चों के लिए कितना अहम है कि हम एक्नॉलेज करें कि उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है और जब भी आपस की जो मखासमत है या लड़ाई है इसमें बच्चों को निशाना ना बनाया जाए। एक छोटा सा पैकेज आपके सामने लेकर आएंगे, फिर हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए वो रिपोर्ट देखते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी हो, अफगानिस्तान में दहाइयों पर मुहित जंग, सोमालिया या कोलंबिया के तनाज़ात, कभी किसी ने सोचा कि कितने मासूम बच्चे भी इसका शिकार होते हैं। मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन्स का निशाना बनने वाले बच्चों की तस्वीरें दिल दहलाती हैं, मगर दुनिया के मुनसिफों को क्या खबर हो। तनाज़ात से भरी दुनिया में बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला तबका है। कहा जाता है कि दुनिया भर में करोड़ों बच्चे कशीदगी और तनाज़ात का शिकार होने वाले मुल्कों में सोबतों और इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। हालिया दिनों में इस तादाद में मजीद इजाफा हुआ है। ये भी एक गमज़दा कर देने वाली हकीकत है कि जिन ममालिक को जंगों ने अपनी लपेट में ले रखा है वहाँ पर रिहाइश पजीर बच्चे सबसे ज्यादा खतरे में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर के तनाज़ात का शिकार ममालिक में मासूम बच्चों के खिलाफ संगीन खिलाफ वर्जियों में कम उम्री में जंग के लिए भर्तियाँ, कत्ल, जिनसी तशद्दुद, अगवा, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले शामिल हैं। आज भी आप मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन जैसे इलाकों में गासिब का मासूम पर गजब देख सकते हैं। भारतीय रियासती तसल्लुत और जब्र के शिकार मकबूजा कश्मीर के बच्चे एक ऐसे इलाके में रिहाइश पजीर हैं जहां दुनिया के सबसे ज्यादा फौजी तैनात हैं। आलमी तंजीमों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में मासूम बच्चे बुनियादी हकूक से भी महरूम हैं। 7 से 8 साल उम्र के हजारों बच्चे 5 अगस्त से अब तक हिरासत में लिए गए हैं, जबकि कश्मीरी बच्चे पैलेट गन्स का निशाना भी बन रहे हैं। आलमी इदारों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में रिहाइश पजीर बच्चे ज़हनी और जिस्मानी दबाव का शिकार हैं और बुनियादी हकूक से महरूम हैं। 1982 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने अपने हंगामी इजलास में फलस्तीन और लेबनान में इसराइली जारहियत की वजह से बच्चों पर तशद्दुद और इनके हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया और 4 जून को मासूम बच्चों के खिलाफ जारहियत रोकने के लिए दिन मनाने का ऐलान किया। दिन मनाने का मकसद बच्चों के खिलाफ ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी तशद्दुद को रोकना है। दिन का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बच्चों के लिए हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अज़्म का इजहार भी है। अक़वाम मुत्तहिदा का 2030 के लिए पायदार तरक्याती अहदाफ का एक बड़ा हदफ दुनिया भर के मासूम बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल का क़याम है। दुनिया भर में बच्चों पर बढ़ते मज़ालिम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपना खुसूसी नुमाइंदा भी तैनात किया है, जो आलमी मुहिम के जरिए दुनिया भर में जंगज़दा मुल्कों में बच्चों की हिफाजत के लिए आगाही पैदा करेगा। जरूरत इस बात की है कि दुनिया भर के मुतनाज़ इलाकों में मासूम बच्चों की हिफाजत और इनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मज़ीद इक़दामात किए जाएँ। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
सोहेल साहबा ने ये रिपोर्ट बनाई थी और बड़ा ज़बरदस्त इसमें विजुअल्स भी थे। और अब हमें ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान साहब ने। हम उनके नहायत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस पहर रात के इस वक्त हमें ज्वाइन किया है और ये जो अहम इशू है, ह्यूमन इशू है, सेंसिटिव इशू है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत नवाजिश। जनाब सदर बताइएगा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि पीटीवी न्यूज़ के नाजरीन को आप ज़रूर बताइएगा इसका एक पस मंज़र। मैंने तो बताया कि एक डेट मैंने बताई कि 1982 से ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत क्या है, क्या मैसेज जाना चाहिए और जो आलमी ज़मीर है उसको कैसे जोड़ा जा सकता है कि इतने बरस गुजर जाने के बावजूद हम देख रहे हैं कि बच्चों के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद है, चाहे उनका फ़िज़िकल अब्यूज़ है, उनका इमोशनल अब्यूज़ है, इसके अलावा और भी जो उनके अब्यूजेस हो रहे हैं उस पर कमी आने के बजाय उस पर ज्यादती हो रही है। एंड द केस इन पॉइंट इज मकबूजा जम्मू कश्मीर। सरदार साहब जी, इसके कई पहलू हैं। एक तो ये है कि जब लोगों को जबरदस्ती अगवा कर दिया जाता है या उनको जाली मुकाबले में मारा जाता है तो इस तरीके से बच्चे यतीम हो जाते हैं। आदि बेवाएं हैं जिन्हें मालूम नहीं कि उनके खामद जिंदा हैं या मर चुके हैं, क्योंकि बहुत सी बेनाम कब्रें मिली हैं हजारों की तादाद में। तो उससे बच्चे जो है बराह रास्त मुतासर होते हैं। एक तो उनकी नशो नुमा के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है और दूसरा ये है कि वो एक जंगी फिजा में पल बढ़ रहे होते हैं। और बच्चे जब उनको अपनी तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए, वो पूरे के पूरे गम और गुस्से की कैफियत में उनकी परवरिश होती है। तो एक तो ये उसका पहलू है। दूसरा ये है कि बच्चे हिंदुस्तान के जुल्म सितम का बराह रास्त निशाना बनते हैं। मिसाल के तौर पर जो है उनसे उनकी आंखें छीनी हैं, यहाँ तक कि जो इन्फेंट्स हैं उनकी आंखें छीन ली हैं पैलेट फायरिंग शॉटगन के जरिए। तो बच्चे जो है तशद्दुद का बराह रास्त निशाना बने हैं। उसके अलावा ये है कि अभी जब 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने गैर कानूनी इक़दामात का ऐलान किया था गुज़श्ता बरस, तो उसके बाद उन्हें 13,000 बच्चों को गिरफ्तार किया था। उसमें लड़के भी हैं और बच्चे भी हैं। बच्चों जो गिरफ्तार किए गए हैं बच्चे, उनकी उम्र जो है वो 10, 11 और 12 साल भी है। और इन्हें जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया है। मकसद ये है कि उनके अज़हान बदले जाएं। मकसद ये है कि उनकी ज़बान से जो आज़ादी का नारा बुलंद होता है वो उनसे छीन लिया जाए। और जो हिंदुस्तान के जनरल बिपिन रावत ने ये कहा है कि इन बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये तो बंदूक से ज्यादा खतरनाक है इनके अजहान जो हैं। तो एक ये सूरत हाल है। दूसरे ये है कि अभी जो है छोटे छोटे बच्चे जो है वो बगावत के ऊपर आमादा हैं, मतलब मज़ाहमत कर रहे हैं। तो अभी जो मुहासरे और तलाशी के ऑपरेशंस होते हैं उन्हें खास तौर से बच्चों को निशाना बनाया जाता है। अच्छा, दूसरे मैं आपको एक और पहलू बताना चाहता हूँ कि जो अभी हाल ही में जो ये डॉक्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स होते हैं, ये मेडिसिन विदाउट फ्रंटियर्स जो है, उनकी एक तहकीक के मुताबिक पूरे की पूरी जो आबादी है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर से वादी कश्मीर में, उसमें से 45% से ज़्यादा लोग जो हैं, माएँ बच्चे, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, जिसके क्योंकि एक नफ्सियाती हिजान है वहाँ, एक नफरत का माहौल है, एक तशद्दुद की फिजा है, एक दहशत गर्दी है जो हिंदुस्तान ने उन बच्चों के ऊपर मुसल्लत की हुई है। और वहाँ से अब फसल वो ये बो रहे हैं अपनी दहशत गर्दी से, और तवक्को ये कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये उनके सामने घुटने टेकते हैं। कभी ये मुमकिन है इस फिजा में कि जब आपसे आपका घर छीना जा रहा हो, आपकी ज़मीन छीनी जा रही हो, आपका रोज़गार छीना जा रहा हो, आपके जॉब्स छीने जा रहे हों, आपको एक नौआबादी में तब्दील किया जा रहा हो, तो बच्चे किस कैफियत से गुजर रहे होंगे। तो जनाब सदर, आपने बहुत अच्छे तरीके से अहाता किया। ये जुल्म हो रहा है और इंसानियत सोच मजालिम हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का आपने जिक्र किया और मैं खुद भी रिपोर्ट देख रहा था कि चंद माह के बच्चों को पैलेट गन्स का निशाना बनाया गया है। आप यूएन में भी आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एज मुस्तकिल मंदूब। क्या वजह है कि आलमी ज़मीर जो है वो नहीं झंझोड़ा जा रहा, वो जाग नहीं रहा? ये दिन तो हम मना रहे हैं और पूरी दुनिया में मनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके तदारक के लिए, इंसदाद के लिए वो काम हम नहीं देख रहे जमीन पे जो होना चाहिए। इन गैप्स को कैसे, इन इरिटेंट्स को, इन रुकावटों को कैसे अबूर किया जा सकता है? हमारे पास इस वक्त इब्लाग का हथियार है। यानी मतलब यह है कि हम अपनी बात, अपनी रुदाद, अपनी कहानी, अपनी विपता दुनिया के ऐवानों तक पहुंचाएं।
उसमें भी कुछ कोताही होती रही है माजी में, लेकिन अब जो है जुल्म इतना बढ़ गया है तो हमारे ऊपर ये फर्ज आयद होता है। गुज़श्ता बरस आपको याद होगा, आपने कई प्रोग्राम किए थे कि 5 अगस्त के बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से ज़राए इब्लाग़ आमा ने और उसके बाद बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स ने, दुनिया की बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स में, जिसमें यूरोपियन पार्लियामेंट शामिल है और उसमें बरतानवी पार्लियामेंट, फ्रांस की पार्लियामेंट, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस जो है, इन सब लोगों ने जो है न सिर्फ सवाए एहतजाज बुलंद की थी बल्कि हिंदुस्तान को जवाबदेह ठहराया था। तो वो फिजा जो है कायम न रह सकी। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। इस वक्त जो जिम्मेदारी है वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की है जी। जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो अफ्रीका के बहुत से जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं उनके ऊपर तो गौर खौस करते रहते हैं। कश्मीर जल रहा है, बच्चे कुचले जा रहे हैं, आंखों से महरूम किया जा रहा है, लेकिन सलामती काउंसिल को अभी तक एक भी जो है इजलास इस खास मौजू के ऊपर बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट में बचाने की, कश्मीर के हवाले से इनेकाद करने की जो है वो मतलब मौका नहीं मिला, या उन्होंने खुद से ये अभी तक कोई इजलास नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो आपने हल पूछा है कि क्या हल है, तो मैं ये कहूँगा कि हमें अपनी तमाम क़ुव्वतें मुज्तमع करनी चाहिए, इरादा मजबूत रखना चाहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, अपनी आवाज़ में तवानाई पैदा करनी चाहिए और किसी सूरत पे इस जुल्म को कबूल नहीं करना चाहिए। तो हम खुद, जब आपकी अपनी न्यूज़ एजेंसीज होंगी तो आप अपना नुक्ता नज़र दुनिया के सामने बयान करेंगे और आप अपने हुकूक का दिफा करेंगे, क्योंकि दुनिया जो है इस वक्त अपनी अपनी मुसीबतों में फंसी हुई है और उसके लिए कश्मीर के उनके दरमियान कश्मीर के लिए कोई फुर्सत नहीं है। तो ये जो है ये सैलीब हम ही ने उठानी है और हम ही ने जो है अहले जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तहरीक हम ही ने चलानी है। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के कल DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने भी गुफ्तगू की और उनका बयान सामने आया कि भारत जो है वो पुलवामा 2 जैसी नापाक हरकत की मुहिम जोई का इरादा रखता है, कोशिशें भी कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद हमने देखा पुलवामा के बाद फिर एक बालाकोट एक नापाक जसारत की गई, उसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया गया। ये क्या वजह है, ये क्या मोदी का माइंडसेट है? जैसे आपने सही कहा कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोरोना वायरस की वजह से ये दिन भी हम मना रहे हैं, बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है, ख़वातीन की भी जो है वो बेहुरमती की जा रही है और साथ में जो है वो एक खुली जेल में तब्दील किया हुआ है मकबूजा वादी को और दोबारा ऐसे जारियाना अज़ाइम भी है। तो इस पे जनाब सदर आपकी क्या राय है, ये जो डेवलपमेंट हो रही है? किसी दहशतगर्दी की जाली वाक़े की हिंदुस्तान ने तैयारी कर दी है, जिसे आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। जब भी उन्हें मौका मिला तो वो इसे अमली जामा पहना देंगे। अच्छा, ये उनके मिलिट्री कमांडर्स ने ये मंसूबा बनाया, उनके इंटेलिजेंस चीफ्स ने ये भयानक मंसूबा बनाया है और उसके बाद जो उनकी सियासी क़यादत है, इंतहा पसंद सियासी क़यादत जो भारतीय जनता पार्टी की है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की है, उन्होंने एक एक जाविये से इसको देखा है। असल में वो करना ये चाहते हैं कि इस किस्म का कोई वाक़या रूनुमा करवाएं और उसके बाद जवाब ढूंढे कि पाकिस्तान के ऊपर या आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमला करें और दुनिया के सामने फिर एक मरतबा फिर जो है दुनिया के सामने रोना धोना शुरू करें कि जिनके ऊपर जुल्म हुआ है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। असल में उनका ये जो दहशतगर्दी का सिक्का था ये चला, बहुत चला, ये अब नहीं चल रहा, बिकॉज अब जो है लोगों को पता है कि दहशतगर्द हिंदुस्तान है, वो दहशतगर्दी कर रहा है। अब उनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। आप उनके अखबारात पढ़िए, जो संजीदा अखबारात हैं या जो उनके टेलीविजन नेटवर्क्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी थी उसको अंदाजा नहीं था कि इस किस्म का रद्द अमल होगा उनके इन गैर कानूनी इक़दामात पर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने इस वक्त जो है 3 तरफ जो है 3 डायमेंशनल जारियत शुरू की हुई है। एक अपने हमसायों के खिलाफ, जिसमें नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, कोई मुल्क नहीं छोड़ा मॉलडीव्स, उसमें पाकिस्तान को वो अज़ली और अब्दी दुश्मन समझता है। फिर चीन के खिलाफ उसने जारियत का आगाज किया हुआ है। तो इस वक्त जो है हिंदुस्तान और उसके इंतहा पसंद हुक्मरान जो फस्ताई हुक्मरान हैं वो खित्ते में अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार हैं और वो पूरे के पूरे खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहे हैं। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो है हिंदुस्तान की ये गैर जिम्मेदारी,
آپ نے یہاں تک دیکھی ہوگی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو ملیامیٹ کرنے کے لیے جوہری ہتھیار استعمال کریں گے. جو جوہری ریاستیں ہوتی ہیں وہ ضبط و تحمل کا، ذمہ داری کا ثبوت دیتی ہیں. ہندوستان کی طرح اس قسم کے جو ہے وہ فلمی ڈائلاگ نہیں بولتے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے، اور اس لیے ہماری افواج پاکستان تیار ہیں، پوری قوم تیار ہے، جذبہ بیدار ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ہندوستان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی مطلب غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. تو ہمیں وقت تیار ہونا چاہیے، اور ہندوستان جو ہے اس کے ارادے جن کا ہم اندازہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ مضمون ہے. اس کے لیے تیاری بہت ضروری ہے اور ہمت اور جرأت کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے اور کامیاب ہوں گے، اور کشمیری ضرور آزاد ہو کے رہیں گے. انشاءاللہ ضرور آزاد ہوں گے، اور ہم چوکنا بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور ہمارا جو سارا ڈیفنس ہے اور جو ساری ہمارا فوکس ہے وہ بھارت سینٹرک ہے. بہت شکریہ سردار مسعود احمد خان صاحب، صدر آزاد جموں کشمیر، ہم سے گفتگو کر رہے تھے جو آج 4 جون ہے اس حوالے سے. ویورز ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام سچ کے ساتھ کا سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، کہیں مت جائیے، دیکھتے رہے PTV نیوز. وقفہ لے لیجیے. पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G. कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर मुल्क में फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने और मुकामी तिजारत को फरोग देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोविड-19 स्मगलिंग की रोकथाम ऑर्डिनेंस 2020 के तहत तमाम शेड्यूल्ड अशिया की मुल्क से बाहर स्मगलिंग पर मुकम्मल पाबंदी. FBR की जानिब से शेड्यूल्ड अशिया की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन. कानून नाफिज करने वाले इदारों के इख्तियारात में इजाफा. मुकदमात पर कार्रवाई की मुद्दत 1 माह मुकर्रर. मुजरिमों को 10 साल तक सजा और ममनुआ अशिया की जब्ती. स्मगलिंग की इत्तला देने वालों को 10% इंसेंटिव. आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने. स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क का साथ दें. FBR. मुझे मेरा अक्स दिखाने वाले आए ने मेरे अर्तुरुल का दीदार करा. उसने अल्लाह की किताब पर शिरक करके मुसलमानों को सीधी राह से भटका दिया. जुल्म का खात्मा और हक की फतह यकीनी है. हम हार तस्लीम नहीं करेंगे. नासिर अपनी फौज लेकर कल तुम्हारे कबीले की तरफ बढ़ेगा. वो तुम्हारा कबीला भी जला देगा. तुम जैसे 10 जंगजू अगर मेरे पास होते तो कुछ कब का हमारा हो चुका होता. उसे वहां से बाहिफाजत निकालना हम पे लाजिम. खुदा के लिए मुझे उस जहन्नुम से निकाल लो अर्तुरुल. खबर कहीं भी रूनुमा हो सकती है, लेकिन खबर को आप तक पहुंचाना वसूख के साथ, हक़ाइक़ के साथ, ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क ही कर सकता है. खबर जिस पर आप यकीन कर सकते हो. पेचीदा मसाइल को एक सराहत के साथ पेश करना. क्यों, कब, कहां, कैसे और कौन, हम बताएंगे. पाकिस्तान टेलीविजन पर दुरुस्त, हर वक्त, हर वक्त. सिर्फ PTV न्यूज़ पर. वेलकम बैक व्यूअर्स. प्रोग्राम सच के साथ एक दफ़ा फिर खुश आमदेद. ब्रेक पर जाने से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आज 4 जून है और जो जारियाना तर्ज अमल है और जो जारियत जब की जाती है मुतनाज़ा मामलात में, तो उसमें मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाता है. जिस हवाले से आगाही का आलमी दिन है. समर मिनल्ला साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, वेरी वेल रिनाउंड सोशल एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट. समर, अस्सलाम वालेकुम.
जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया समर। हम तो एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि आप मौजूद हैं और आपने बहुत से इश्यूज को डोमेस्टिकली भी देखा है, जहां हम औरों को नसीहत करते हैं, चाहे हम पूरी दुनिया में, चाहे वो मकबूजा कश्मीर है, फ़लस्तीन है या दीगर जो ऐसे इलाके हैं जहां पर बच्चों को निशाना बनाया जाता है, मासूम बच्चों को, उनको इल्म ही नहीं होता कि उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पर हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए। वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। जोरा नामी बच्ची है, घरेलू मुलाजमा है, 8 साल की बच्ची थी और वो डोमेस्टिक मेड थी, घरेलू मुलाजमा थी। छोटी सी गलती हुई और इतना ज़्यादा उसको पीटा किया कि मीडिया में अब ये रिपोर्ट हो रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड है कि जस्टिस फॉर जोरा। इससे पहले की भी वाकयात हैं, सिर्फ वो अकेली नहीं है, वो तो अब एक इस्तियारा बन गई हैं। तो हम कैसे इन मामलात को ठीक कर सकते हैं जो हम कानून की अमलदारी या कानून साजी करके और कानून के इतलाक से ऐसी करार वाकई सजा दी जाए उन वैशी मालकान को जो इंसान को इंसान नहीं समझते और मारपीट करके अब्दी नींद सुला देते हैं मासूम बच्चियों को। जी बिल्कुल आप सही कहा जी। इस तो सबसे पहली बात है, हम लोग किस लेवल पे तब्दीली देखना चाहते हैं जी। अगर हम सोसाइटी के लेवल पे देखें तो सबसे जरूरी है कि इसके लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि ज्यादातर हमें ये कहा जाता है कि बच्चों को इसलिए घरों में रखा जाता है क्योंकि गरीबों की मदद हो रही है, लेकिन इस मिथ को भी चैलेंज करने की जरूरत है कि अगर आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो आप उनको उसी गुर्बत के साइकिल में मजीद क्यों फंसा रहे हैं। आप अगर मदद कर रहे हैं, उनके बच्चों को तालीम दीजिए, आप उनको कोई स्किल सिखाइए। तो मेरे ख्याल से बच्चों को जो एम्प्लॉय करने वाला कॉन्सेप्ट है जी, इसको खत्म करने की जरूरत है। आप उनके वालिदैन को नौकरी दे दीजिए अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो स्टेट के लेवल पे तब्दीली है जी, देखें 25 आर्टिकल 25A जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करे कि फ्री कंपल्सरी एजुकेशन हो। तो अगर वो ही इम्प्लीमेंट हो जाए तो बच्चों को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अगर जो बच्चों को घरों पे एम्प्लॉय करते हैं, इसको एक हैजर्डस ऑक्यूपेशन के लिस्ट में लाया जाए तो ये खुद एक बहुत बड़ा इससे भी तब्दीली आ सकती है। आपने अच्छा नुक्ता उठाया। जी, मेरे ख्याल से हमें इस चीज को समझना होगा कि बच्चे अपने लिए खुद आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन अगर यही बच्चे वोट दे सकते होते तो सबसे पहले हम उनके लिए कोई पॉलिसीज बनाते, कोई कवानीन बनाते। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि यही कल पाकिस्तान के सिटीजन्स होंगे, तो इन पे जितना ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से वो कम है। अच्छा ये बताएगा कि हमने देखा कि जो ज़ैनब बच्ची थी, कसूर का वाकया हुआ था, उस पे एक नेशनल जो है वो एक कौमी सतह का वो इशू बना, गम व गुस्से का इजहार किया गया और फिर उस दरिंदा सिफ्त शख्स को करार वाकई सजा भी हुई, फांसी के फंदे पर वो गया और फिर एक ज़ैनब अलर्ट बिल भी आया, कानून साजी भी हुई। क्या ये जो आपने इतना अच्छी बात की है कि ये जो हम देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, कम और बच्चियां, उनको घरेलू मुलाजमा के तौर पे रख लिया जाता है। फैमिली में अगर उसकी माँ काम कर रही है, उसका वालिद काम कर रहा है, तो बच्ची को भी साथ में काम पे लगा दिया जाता है और फिर वो अगर उनसे नादानी में, भोलपन में कोई गलती हो जाती है, उसकी सजा की पादाश में वो अपनी जान की बाजी हार जाती हैं। तो आप समझती हैं इस पर भी कोई ज़ैनब अलर्ट बिल की तरह कोई कानून साजी होनी चाहिए? और आपकी अच्छी सजेशन है, तो किस तरह सेंसिटाइज किया जा सकता है? हम तो ये प्रोग्राम में सेगमेंट कर रहे हैं, आप ये सोशल वर्क भी करती है, सेंसिटाइज किया जा सकता है लॉ मेकर्स को कि कानून बना लें और जो एक एज ब्रैकेट रख दें कि उससे कम उम्र बच्ची को आप डोमेस्टिक मेड नहीं रख सकते। आपकी आवाज थोड़ी सी, अपनी जरा पोजीशन ऐसी कीजिएगा आपकी आवाज क्लियर हो। जी। अब आप देखिए, सबसे पहले हमें ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये एक फॉर्म ऑफ स्लेवरी और एक्सप्लॉयटेशन है। मैंने आज तक किसी घर में नहीं सुना कि जो बच्चा मुलाजिम था वो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी उस घर के बच्चों के साथ गया है। अगर इस तरह हो तो फिर तो मैं जरूर इसकी तारीफ करूं, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चे और बच्चियां देखे हैं जो घरों में एक्सप्लॉयट होते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को इसी तरह
अनप्रोटेक्टेड हॉल में छोड़ दिया जाता है जहाँ के मेल सर्वेंट्स भी होते हैं, तो हम अपने बच्चों को इस तरह नहीं ट्रीट करना चाहते। तो पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये एक जुल्म है। आप एक छोटे बच्चे से नहीं कोई काम या मजदूरी ले सकते। अगर आपको घर पे रख रहे हैं तो फिर अपनी औलाद की तरह उसको ट्रीट करें, उसको भी खेलने का मौका दें, उसको भी अच्छी खुराक दे, जो कि कभी भी नहीं होगा। अच्छा, ये मुझे बताएगा समर मिनल्ला साहब, ये तो आपने बड़ा अहम एस्पेक्ट उठाया, ये जो इस तरह के वालिदैन होते हैं या ये जिन्होंने ये जोरा को मौत की नींद सुला दी, अब्दी नींद सुला दिया, इनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए? इनके लिए क्या आप सजेस्ट करें कि ये कैसा माइंड सेट है कि अगर कोई गलती कर दी जाए तो अगर अपना बच्चा करे तो उसको तो हम माफ कर दीजिए या सरफे नजर कर देते हैं, अगर किसी गरीब का बच्चा या बच्ची करे तो उसको इतना ज्यादा उससे हिसाब किताब मांगते हैं कि उसको इतनी सख्त सजाएं देने पर उतर आते हैं? देखिए अनवार, आप उसी घर में अपने बच्चों को भी क्या मैसेज दे रहे हैं कि एक गरीब के बच्चे को तुम मार भी सकते हो, तुम उसको उसके साथ कोई गैर इंसानी वो कर सकते हो अमल। तो ये एक साइकिल है जो कि हमारी सोसाइटी में इसका एक्सेप्टेंस रहा है, और अब तो आ गया है जबकि हम ये तस्लीम कर लें कि ये इंसान है, और इनके लिए आप कुछ लॉन्ग टर्म तब्दीली देखना चाहते हैं तो हमारा इनको तालीम की वो नेमत से मत डिप्राइव करें, इनको अपने घरों से मत वहां से दूर करें, और इनको कोई स्किल दें जो कि आगे जिंदगी में इनको उस गुर्बत के साइकिल से बाहर निकाल सके। बहुत शुक्रिया समर मिनल्ला साहिबा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वो तरीका है कि हम इंसाफ दिला सकते हैं। जोरा तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं उनको इस तरह इंसाफ दिलवा सकते हैं। एक तो इन लोगों को सजा दिलवाएं, मेक श्योर हो कि इनके खिलाफ मुकदमा हो, इनको सजा मिले जो इन्होंने एक बेईमाना एक्ट किया है, और दूसरा ये जो एक्सप्लॉयटेशन है इस साइकिल को ख़त्म करना होगा। व्यूअर्स, चाहे ये जोरा की सूरत में हो, चाहे ये आज जो हम 4 जून के हवाले से जो जारियत की जाती है, बच्चों को पैलेट गन्स का निशाना बनाया जा रहा है। हिब्बा जान जो है वो 18 माह की बच्ची है, कश्मीरी है, और उसकी आंख नहीं है, उसकी आंख की बिनाई ज़ाय हो गई। इसके अलावा और भी ऐसी दिल खराश मनाजिर हैं, ऐसी तस्वीर है जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, जो छरा गन का निशाना बने, या अमेरिका में जो सियाह फाम जॉर्ज फ्लॉयड की मौत वाक़या हुई है और पूरा अमेरिका जल रहा है। हर तरह के इस्तेसाल को हमने ख़त्म करना होगा, उसका अहद करना होगा, और साथ साथ ये जो कुदरती आफत है कोरोना वायरस, इसका भी हमें मुकाबला करना होगा। इस काविश में हम भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, आप भी इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हिस्सा डालें ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इस हवाले से हतमी पेशरफ्त करें। ये नशिस्त आपको कैसी लगी? फेसबुक और ट्विटर पे अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना भरपूर ख्याल रखिए, घरों में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह ने के बाद।